लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 14 हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कह रहा है तो हमारा क्या होगा? इनिशियली हम कह सकते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी का रिलेशन क्या होता था? E इज इक्वल टू 13.6 टाइम ऑफ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये रिलेशन कहाँ से आया था, आपको पता है? नहीं पता तो कमेंट में पूछ लेना। हमने थोड़ा पीछे लास्ट लेक्चर में थोड़ा ड्राइव बताया था कैसे हुआ ये। ठीक है, यहाँ से n1 कितना 1, 13.6 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ से कितना आ गया 13.6 इंटू 3/4, 3.4 इंटू 3, यही आएगा। कैलकुलेशन वगैरह चेक करते रहना साथ साथ। 3.4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगा। चलिए ये आ गया। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी जीरो इन द ग्राउंड स्टेट। अब बात करते हैं ग्राउंड स्टेट पे। ग्राउंड स्टेट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। ग्राउंड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी तो कुछ होगी जो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करती है न्यूक्लियस में। तो हम कह सकते हैं वो बाइंड जो रख रही है वो एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको रिमूव करने के लिए, अब इस एनर्जी को रिमूव करने के लिए मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम इतनी एनर्जी देंगे ताकि ये न्यूक्लियस से रिमूव हो। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी दे देंगे, इतनी या इससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये आउट कर देगी। एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी कितनी? 10.2, और ये बाहर आने के बाद 13.6। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी? ई कितनी हो जाएगी एनर्जी? 13.6 प्लस 10.2 कितना हो गया? 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी हो गया एटम पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो हो गई 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। सिंपल है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो। क्वेश्चन 16 कह रहा है अ हॉट गैस एमिट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। एक हॉट गैस है, एमिट कर रही है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ λ1 46 नैनोमीटर। नैन होता है 10⁻⁻9 मीटर। λ2 की बात करूँ तो 82.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। λ2 हो गया। λ3 की वैल्यू दे रखी है 103.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये 3 वेवलेंथ दे रखी है मेरे को। अज्यूम दैट द एटम हैज़ ओनली 2 एक्साइटेड स्टेट। 2 एक्साइटेड स्टेट है। मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। चलिए अब देखते हैं इसको। 2 excited state and the difference between consecutive energy level decrease as energy is increased, taking the energy of the highest energy state to be 0। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? E1, यहाँ पे क्या होगी? E2, और यहाँ पे क्या होगी? E3। ये एनर्जी होंगी। अब ये क्या कह रहा है? टेकिंग हाईएस्ट एनर्जी लेवल को उसको 0 पुट कर लीजिए। E3 को अगर मैं 0 पुट कर लूँ, हाईएस्ट एनर्जी लेवल तो E3 है, तो E3 को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आगे क्या होगा? फाइंड द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? ये
फाइंड द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये एनर्जी निकालनी है, और ग्राउंड स्टेट पहले जो थी ये एनर्जी लेवल निकालनी है। हो जाएगी। तो E3 माइनस E2 निकालना है और E3 माइनस E1 निकालना है। तो E3 माइनस E2 निकालते हैं, E3 माइनस E1, ठीक है। अब देखो एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच नहीं होता है, न्यू सी अपॉन लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा हो गया। तो एच की वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा क्या होगा, लैम्डा 3 है। E3 माइनस E1, लैम्डा यूज़ क्या करोगे, अगर देखो E3 को हम 0 मान रहे हैं तो ये तो ख़त्म हो ही जाएगी, ये क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन में देखो हाईएस्ट एनर्जी लेवल को 0 मान लो, तो E3 0, तो लैम्डा किसके लिए, किसका यूज़ होगा 1 का, तो लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना दे रखा है 46 इंटू 10⁻⁻90 नहीं 9, कैलकुलेट करो और बताओ मेरे को फाइनल आंसर। माइनस E1 किसके इक्वल आएगा, इसकी मल्टीप्लाई होती है 19.8 नहीं 10⁻17 डिवाइडेड बाय 46, करो कैलकुलेट। E1 किसका के इक्वल आ जाएगा, माइनस है, हटा दो इस साइड ले जाओ, माइनस आ जाएगी, कितनी आएगी वो कैलकुलेट करके बता दो मेरे को। ये आएगी, इसको फिर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना। तो 1.6 से मल्टीप्लाई 1.6 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड 18, ये आ जाएगा -27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, लॉजिक आपको पता चल गया है। दूसरा क्या बताना था हमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये मानेंगे, सेकंड एक्साइटेड जो पहले ग्राउंड स्टेट थी, तो E3 माइनस E2 भी निकालना पड़ेगा। देखो ये पहले ग्राउंड स्टेट थी, अब क्या कह रहा, हाईएस्ट को ग्राउंड स्टेट मान लो, तो ये हमारी क्या होगी, हाईएस्ट मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो पहले ग्राउंड स्टेट थी वो निकालनी है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो यही है, तो ये निकालनी है E3 माइनस E2 एच सी बाय लैम्डा। एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.63 इंटू 10⁻34 और सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो हाईएस्ट एनर्जी लेवल को ग्राउंड मानना है, तो E3 कितना हो जाएगा 0, हाईएस्ट पे कितनी हो जाएगी 0, तो E1 E2 निकालना, मतलब लैम्डा 2 यूज़ करेंगे, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है 82.8, है। एक मिनट, क्वेश्चन में देखो 82.8 नैनोमीटर, तो 82.8 नैनोमीटर लिखेंगे, नैन होता है 10⁻⁻9। E3 तो हमारी 0 होगी, एक मिनट रुको, फाइंड द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, फाइंड द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट की बात कर रही है, तो E3 ये ले रहे थे हम, ठीक है। E3 के लिए लैम्डा क्या लेते थे, लैम्डा 3 लेते थे, तो वो पुट करना लैम्डा 3 की वैल्यू, ठीक है। कितनी हो जाएगी, लैम्डा 3 की वैल्यू क्या होगी, क्या थी 103.5 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, E2 आ जाएगी एनर्जी कितनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। देख लेना, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कोई कहीं गड़बड़ होगी हो तो पूछ लेना, और कोई मिस्टेक हो तो मेरे को भी बताना। 16 हो गया, 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है,
A gas of hydrogen like ion is prepared in a particular excited state. Question number 17. A gas of hydrogen like ion is prepared in a particular excited state A. Particular excited state A में it emits photon having wavelength equal to the wavelength of the first line of the Lyman series together with photon of the 5. तो देखो ये क्या करें, एमिट कर रही है तो किसी इट एमिट फोटोन हैविंग वेवलेंथ इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो ट्रांजिशन होगी टुगेदर विद फोटोन ऑफ 5 अदर वेवलेंथ. तो टोटल ट्रांजिशन कितनी होगी, लाइमन प्लस 5 अदर, तो टोटल ट्रांजिशन होगी. देखो कोई भी एनर्जी एमिट कर रही है वो किसी दूसरे को देंगे हम तो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो टोटल ट्रांजिशन कितनी हो जाएगी, एक तो लाइमन से और 5 अदर है. टोटल ट्रांजिशन क्या होगी, लाइमन प्लस 5 अदर सीरीज, 5 अदर वेवलेंथ, टोटल कितनी हो जाएगी 6 होगी. कैसी हुई है देखो, दोबारा देखो. एमिट फोटोन हैविंग वेवलेंथ इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन होगी. फर्स्ट लाइन पे जो वेवलेंथ है वो उसकी मैक्सिमम, अगर उससे एनर्जी देंगे तो एक्साइटेड स्टेट में आएगी, एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी. और 5 अदर है सीरीज टुगेदर विद फोटोन ऑफ 5 अदर वेवलेंथ, 5 अदर वेवलेंथ है, ठीक है. 5 अदर वेव वहाँ पे भी एनर्जी देंगे हम तो वो एक्साइटेड स्टेट में आएगी. तो टोटल ट्रांजिशन कितनी होगी, 5 प्लस लाइमन, तो कितनी होगी टोटल 6 ट्रांजिशन, ठीक है 6 ट्रांजिशन. लेकिन हमने पढ़ा था, एक एग्जाम्पल किया था, वहाँ टोटल ट्रांजिशन किसके इक्वल होती थी, टोटल ट्रांजिशन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन लिख लो. टोटल ट्रांजिशन किसके इक्वल होती थी, टोटल ट्रांजिशन होती थी n ऑफ n-1/2, ये होती थी टोटल ट्रांजिशन. अब इसको इक्वेट कर दो, n ऑफ n-1/2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से n ऑफ n-1 किसके इक्वल आ गया, 12 के. तो यहाँ से n की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, n की 3 और 4 आएगी तो n इज इक्वल टू 4, मैक्सिमम वैल्यू रखना, ठीक है, n इज इक्वल टू 4, ठीक है. इवेल्युएट करना, कर लोगे. चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 17 तक. अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है. बड़े इजी क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन 18 बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है. क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट. मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की. तो आपने देखा था बोहर पोस्टुलेट देखे हैं, उसमें थर्ड पोस्टुलेट उठाओ, थर्ड बोहर पोस्टुलेट्स. क्या था, इसमें एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2 लेते थे. L क्या होता था, R क्रॉस P, दैट्स विल बी इक्वल टू NH/2. P क्या है, P क्या है, P मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो गया mv/r NH/2. हो गया यहाँ तक. अब यहाँ से मेरे को निकालना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है. v किसके इक्वल होता था, हमने पढ़ा है पीछे, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है. v को पुट करो यहाँ पे तो m/r² ओमेगा, दैट्स विल बी इक्वल टू NH/2. ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू NH/2 mr². हो गया. यहाँ तक कोई डाउट हो, कंसेप्ट चला है बिल्कुल सिंपली वे से हम लेके चले हर एक चीज़ को बताते हुए. तो देखो यहाँ n की वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू 1 होता है. ओमेगा किसके इक्वल हो गया, h की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय
2, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, एम कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है 63 पिकोमीटर, 63 नहीं 53 सॉरी 53 इंटू पिको 10⁻12 स्केयर। हो गया यहाँ तक, कर लोगे सोल्व इसको, तो यहाँ से हमारा ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, हमें ओमेगा ही निकालना था, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड निकालनी थी, वो थी ओमेगा। हो गया यहाँ तक, चले नेक्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट कैन रिजोल्व टू नियर बाय वेवलेंथ लैम्डा and lambda plus delta lambda. If lambda by delta lambda is smaller than 8000, then this is used to study the spectral line of the Balmer series of approximate how many lines will be resolved by the instrument. इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कितनी लाइन रिजॉल्व होगी n बतानी है। चलो आगे करता हूँ, यहाँ पूरा क्वेश्चन आएगा नहीं तो देखने में प्रॉब्लम होगी, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा लेस है 8000 से। हो गया। अब देखो हमारे पास, हमें पता है 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल था, रेडबर्ग कांस्टेंट आर, और जेड का स्केयर लेते थे, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 बाय n1 का स्केयर माइनस 1 बाय n2 का स्केयर, ये होता था। अब किसके लिए होता है, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर, लाइमन के लिए n कितना होता है 1, बाल्मर के लिए, बाल्मर सीरीज बोलिए ना, बाल्मर के लिए n होता है n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 है, हमें n बताना कितनी होगी, तो 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू r जेड स्केयर, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 बाय 2 का स्केयर 4 माइनस 1 बाय n2 का स्केयर। हो गया यहाँ तक। क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r जेड स्केयर, इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या आ जाएगा 4 n2 का स्केयर, यहाँ n2 का स्केयर माइनस 4, यही बनेगा। चलिए हमें क्या चाहिए, लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा की फॉर्म चाहिए, तो इतना आ गया। ये जो लैम्डा है, डेल्टा लैम्डा कहाँ से लेके मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ, सिंपली डेरिवेटिव करूँ इसका, तो क्या आएगा माइनस का डी लैम्डा बाई लैम्डा स्केयर। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डेरिवेशन वगैरह आते हैं, ठीक है, इसलिए पूरा अच्छे से नहीं बता रहा है, डायरेक्ट समझ के लिख रहा हूँ मैं। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आए, तो कमेंट में पूछ लेना जरूर, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसका, यहाँ से उठाते हैं हम रिजल्ट को, यहीं से उठा लेते हैं, ठीक है। तो माइनस आर, जेड का स्केयर इसलिए नहीं ले लेते, जेड अगर 1 है तो छोड़ दो इसको, ठीक है। अब नीचे वाले का स्केयर कर लेते हैं, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर और नीचे वाला, तो ये क्या, यहाँ से सोल्व करने के बाद आ जाएगा n2 का क्यूब माइनस 2 और dn2, ये बनेगा, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद, सोल्व करने के बाद ये बनेगी हमारी टर्म, कौन सी का, ऊपर वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव कर लेना इसका, ठीक है, स्टार वाली का। हो गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछना इस चीज़ को। चलिए यहाँ से सोल्व किया तो क्या हो गया, माइनस डी लैम्डा बाय लैम्डा स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2r n2 का क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ n2। हो गया।
अब मैं क्या करूँ, ये लैम्डा स्केयर है, एक लैम्डा को इधर भेज देता हूँ, डी लैम्डा बाई लैम्डा, क्योंकि मेरे को डी लैम्डा बाई लैम्डा चाहिए, डेल या डी डेल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 2r(n2) का क्यूब था, स्केयर कैसे हो गया क्यूब, ठीक है। यहाँ लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ n2, 1 बाई लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, ये रही, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम। वन बाई लैम्डा की अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, इसको लिखो डी लैम्डा बाई लैम्डा माइनस एज इट इज, एक आर तो खत्म हो ही जाएगा, इसके भी आर है, तो 1 बाई लैम्डा 4n2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2n2 की क्यूब, आर तो खत्म हो ही जाएगा, 4n2 स्केयर डिवाइडेड बाई n2 का स्केयर माइनस 4 हो गया। यहाँ डेरिवेटिव ऑफ n2, ये भी तो है ही dn2। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी अगर थोड़ा नॉइस हो रहा है, करो एडजस्ट यार, यहाँ से कितना हो जाएगा 8n2 डिवाइडेड बाई 1 बाई n2 का स्केयर माइनस 4 स्केयर ब्रैकेट और डेरिवेटिव ऑफ n2, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसको लिख लेता हूँ, देखो अगर इस टर्म में जाएंगे ना n, जब इंटीग्रेट करें तो जो डेल लैम्डा आएगा ना पॉजिटिव आएगी, तो डेल लैम्डा बाई लैम्डा, डेरिवेटिव को डेल यूज़ कर लेते हैं, डेल लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू 8 बाई n2 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 बाई n2 का स्केयर माइनस 4 डेरिवेटिव ऑफ n2 हो गया यहाँ तक। ऊपर से कोई क्वेश्चन में कोई स्टेप समझ नहीं आया ना तो पूछ लेना जरूर कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बार बार बता देंगे, लेकिन समझ आना चाहिए। ये क्या होना था, डेल्टा लैम्डा लेस था 8000 से, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई 8000, ठीक है। वैल्यू पुट करो, लेस देन 8 डेल n2, डेरिवेटिव को डेल यूज कर लिया, डिवाइडेड बाई n2 टाइम ऑफ n2 का स्केयर माइनस 4, मल्टीप्लाई करो, इसको इधर भेज दो उधर भेज दो जो जिधर, तो यहाँ से n2 का क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करें, n2 का क्यूब माइनस 4 n2 दैट्स माइनस 64, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भेजेंगे 64,000 लेस देन होगा 0 से, ठीक है। डेल एन हम मान लेते हैं, बस स्मॉल है बहुत, इसलिए इसको 0 मतलब 1 है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ से n2 की वैल्यू आएगी, n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 40 के आसपास होगी, ठीक है। तो n2 निकल गया, एक n की वैल्यू आपको दे रखी थी, ऊपर बाल्मर सीरीज थी ना, देखो बाल्मर सीरीज मैंने n क्या लिया था 2, तो 2 पुट करो, एक n कितना आ गया 2, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी आ जाएंगी अब चेंज इन n, वही निकालना है, डेल n कितना आ जाएगा 40 माइनस 2 दैट्स विल बी इक्वल टू 38 लाइन, ठीक। ये मेरा आंसर हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 19, था थोड़ा हल लेंथी, ठीक है, अगर करना चाहो तो देख लेना, मतलब थोड़ा नॉर्मली ये डेरिवेशन टाइप ही था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूला पता अप्लाई कर दो, थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज का भी यूज़ करना होगा इसमें कि हम इस फॉर्म में कैसे ले जा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम अब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा आएगा, कौन सा था 20 आ गया, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, दो पार्ट बना रखे हैं। Suppose in certain condition only those transition are allowed to hydrogen atom in which the principal quantum number n change by 2,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन चेंज बाय 2, वो ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन आर अलाउड। तो मान लेता हूँ मैं 1 2 3 4, दो ट्रांजिशन जहाँ पॉसिबल हो। तो मान लीजिए ये N1 है, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4। अगर मैं इस स्टेट से बात करूँ तो यहाँ एनर्जी E1 E2 E3 E4 होगी, उसको छोड़ दो एक बार, ठीक है। अलो कौन सी कर रही है ट्रांजिशन, N चेंज बाय 2, N अगर चेंज हो रहा है 2 से, तो 3 से 1 पे बात करूँ तो 2 का चेंज है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर 4 से 2 करूँ तो इसमें भी 2 का है, तो ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो अलाउड ट्रांजिशन लिखूँ तो मैं यहाँ से N चेंजेस बाय 2, वही अलो हो सकती है ट्रांजिशन, ठीक है। इसने बोला है अलो ट्रांजिशन। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कौन सी अलो करेगी और कौन सी नहीं करेगी, क्योंकि इसने बोला था N चेंजेस बाय 2, जो 2 से चेंज हो रही है। तो फर्स्ट क्या है, N इज इक्वल टू 1 2, N इज इक्वल टू 3, और N इज इक्वल टू 2 2, N इज इक्वल टू 4। ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। हमें निकालना क्या है अब, फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एमिटेड बाय हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो एमिट की है हाइड्रोजन से, वो निकाल लो। तो देखो वेवलेंथ निकालेंगे अब, कैसे। वेवलेंथ का रिलेशन हमने पढ़ा ही है, 1/λ किसके इक्वल होता था, आर जेड स्केयर, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। अब जेड की वैल्यू देख लो क्या है, किसके लिए यूज है। अगर जेड मान लेते 1 है तो 1 हो गया, तो क्या फॉर्मूला बन गया आपको पता चल ही गया है, ठीक है। अब एलो ट्रांजिशन की बात कर रहा है ये कि हमारे पास 2 है, तो कौन सी इसमें से पॉसिबल होगी और कौन सी नहीं। आप कैसे डिसाइड करोगे इस चीज़ को, दोनों में से। अब देखो एनर्जी क्या होती है, इसके लिए एनर्जी E1 होगी, E2 होगी, E3 E4 ऐसे होगी, ठीक है। एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, hc/λ। हमें क्या चाहिए, लैम्डा क्या चाहिए, मिनिमम। फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, जिसके लिए एनर्जी ज़्यादा होगी लैम्डा कम होगा। यही होता है। अगर लैम्डा अगर हमारा ग्रेटर है, चलो एक बार वेवलेंथ दोनों की निकाल लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो 1/λ, आर की वैल्यू एक बार एज इट इज रख लो, N1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया आर टाइम ऑफ 8/9। अगर यहाँ से भी 1/λ निकाल लो तो कितना होगा आर टाइम ऑफ 2 2 जा 4 माइनस 16। यहाँ से 1/λ किसके इक्वल आ गया, आर टाइम ऑफ 3/16। आर की वैल्यू क्या होती है, 1/λ इज इक्वल टू, आर की वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻⁷। यही होती थी, 8/9 डिवाइड करो फटाफट, मेरे को 1/λ बता दो, यहाँ से कितना जाएगा। 1/λ छोड़ो, अब इसको लैम्डा निकालना ना, 9 इंटू 10 का ऊपर जगह माइनस का 8 इंटू 1.097, ये बनेगा। यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करके बताओ फटाफट मेरे को क्या होगा। यहाँ से आएगा ये 102.5 नैनोमीटर आ गया, ये लैम्डा आ गया। अब दूसरा जो ट्रांजिशन है उसके लिए निकाल लेते हैं 1/λ किसके लिए, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा इज इक्वल टू 16/3 इंटू आर, जैसे पिछले में की थी, मैंने लिख दिया था टर्म इसलिए। अब लैम्डा किसके इक्वल होगा 16/3
इंटू आर की वैल्यू क्या है 1.097 इंटू 10⁻⁻, नहीं ऊपर जाएगा प्लस की थी माइनस की, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, बता दो लैम्डा कितना आएगा। ये आएगा 486 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा था अलो ट्रांजिशन हो सकती है जिसमें दो है। अब n=5 भी तो ले सकता हूँ मैं भाई, मैंने ले लिया n=5, n=5, तो 5 और 3 के बीच भी तो 2 का होगा, ये भी तो ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता भाई मैं। तो n=5 लेता हूँ, तो यहाँ से 1/λ किसके इक्वल आएगा वो देखते हैं। अगली ट्रांजिशन क्या होगी, n विल बी इक्वल टू 3 टू n विल बी इक्वल टू 5, ये भी एक ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो यहाँ से 1/λ निकालता हूँ, r 1/n1 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1/25, यही होगा। यहाँ से r टाइम ऑफ कितना आएगा 25 इंटू 9, 25 माइनस 9, यहाँ से 1/λ किसके इक्वल आ गया, r टाइम ऑफ 16/25 इंटू 9, 225 होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। एक बार रुको, इसको ऊपर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। लैम्डा इज इक्वल टू 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाई आर इंटू 16। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू 9, आर की वैल्यू क्या होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ प्लस का ऊपर जाके माइनस का इंटू 16। मल्टीप्लाई करो फटाफट, डिवाइड करके सारा बता दो मेरे को कितनी आ जाएगी। ये आ जाएगी 1281.9 नैनोमीटर, ये आएगी मेरे पास। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखते हमें क्या बताना था। ए पार्ट था हमारा, ए पार्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एमिटेड बाय हाइड्रोजन इन द, नहीं फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एमिटेड बाय हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कितनी है दिख रही है, आखिरी में कितनी है 1281, ऊपर वाले में कितनी है 1102 और 486, तो मिनिमम स्मॉलेस्ट कौन सी है ये वाली। तो ये था मेरा ए पार्ट का आंसर। उसके बाद बी और सी का देखते हैं, बी का देखते हैं। लिस्ट द वेवलेंथ एमिटेड बाय हाइड्रोजन इन द विजिबल रेंज 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच कौन सी आ रही है। ये तो आ नहीं रही, आउट ऑफ रेंज होगी, और ये उससे स्मॉल होगी रेंज से, तो यही बचती है, ये बी पार्ट का आंसर। रेंज देख लो, ये उस रेंज के अंदर है, तो ये आंसर है बी पार्ट का। ठीक है, आंसर ए पार्ट बी पार्ट, ये हमने क्रॉस चेक के लिए एक पार्ट और लिया था। ठीक है, कि काम एक रेंज में भी तो रहनी चाहिए और स्मॉल भी रहनी चाहिए। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 20, हो गया 20 तक। थोड़े ही लेंथी है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़े लेंथी क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। एक पेज में एक क्वेश्चन हो रहा है, बताओ, बस यही बात है ना, और तो इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ electrodynamics, an electron going in a circle should emit radiation of frequency equal to the frequency of revolution. What should be the wavelength of radiation emitted by a hydrogen atom in ground state if the rule is followed? वेवलेंथ आपको क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना, वेवलेंथ बतानी है। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, न्यू से। न्यू किसके इक्वल होती है c/λ, और लैम्डा क्या होगा c/न्यू। तो लैम्डा आ गई हमारे पास, ये निकालनी है हमने। चलिए अब न्यू तो नहीं है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए मेरे को, वो कहाँ से आएगी। ठीक है,
तो हमारा आपको पता बोर थर्ड पोस्टुलेट पता है ना, थर्ड पोस्टुलेट क्या होती थी, एंगुलर मोमेंटम के लिए थी ना, L इज इक्वल टू NH/2 पाई। एन की वैल्यू 1 है तो आगे हम रिमूव कर देंगे। एल किसके इक्वल था, पीछे ही ड्राइव किया था, MVR होता था, MVR इज इक्वल टू H/2 पाई हो गया, N1 है तो ये हम मैंने बताई थी पीछे, L इज इक्वल टू MVR कैसे होता है, ठीक है, चेक कर लेना। तो यहाँ से V किसके इक्वल होता है, R ओमेगा, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो मतलब V ये भी हमने पीछे बताया था, V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, ठीक है। तो MR² ओमेगा दैट्स विल बी इक्वल टू H/2 पाई होगी। और आपको पता ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/T होता है। और 1/T क्या होता है, न्यू होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। हमें क्या निकालनी है, न्यू ही निकालनी है ना। ऊपर देखो लैम्डा निकालने के लिए हमें न्यू चाहिए थी ना, तो न्यू यहाँ से आएगी अब। तो MR² ओमेगा क्या था, 2 पाई न्यू, दैट्स विल बी इक्वल टू H/2 पाई। यहाँ से हमें न्यू चाहिए, न्यू इज इक्वल टू H बाय, यहाँ से मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे, 4 पाई² MR²। देखो यही बनेगा क्या, कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, सबकी वैल्यू आपको पता ही होगी। न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, H की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34। 4 पाई की वैल्यू क्या आती है, 3.14 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। M क्या होता है, मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और R की वैल्यू क्या होगी, R की 53 P को 10⁻12, इसका स्केयर, R का स्केयर बोला ना, निकाल लो भाई, कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके फटाफट मेरे को फाइनल आंसर बता दो भाई इसमें क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है और कुछ नहीं, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये आएगी, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मेरे को बताना कमेंट में। ये आएगी 0.0657 इंटू 10⁻17, ये बनेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। क्रॉस चेक कर लेना। अब देखो फ्रीक्वेंसी आ गई, हमें क्या चाहिए था, हमें तो लैम्डा चाहिए। लैम्डा कैसे निकलेगा, अब लैम्डा ऊपर देखो रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू C/न्यू। लैम्डा इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸8। और क्या चाहिए हमें, न्यू इज इक्वल टू 0.0657 इंटू 10⁻17। यही है, करो कैलकुलेट अब फटाफट, फाइनल आंसर बता दो। यहाँ से हमारा लैम्डा आ गया है, बस ये आएगा 45.66 इंटू 10⁻⁻9, जो होता है 45.7 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है, लिख सकते हैं ना, नैनो 10⁻⁻9 हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गए। कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, कहीं से कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या हो तो ज़रूर पूछना कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन 22। बड़े सिंपल लग रहे होंगे, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। कहीं से कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर पूछो यार, बस यही कहता हूँ, क्योंकि तभी पता चलेगा मेरे को अभी कहाँ समस्या आ रही है। अब देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट टेम्परेचर T इज, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कितनी, एवरेज है ये, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसमें दे रखी है 1.5 kT। अब देखो इस क्वेश्चन के नीचे ही दे रखा के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू 8.62 इंटू 10⁻⁻5 के इक्वल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन इसके इक्वल है, ठीक है। के की वैल्यू आपको
दे रखी है। आगे आ जाओ भाई क्वेश्चन में, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इट्स एटम। तो आपको पता ऑफ इट्स एटम, ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल द बाइंड, हाइड्रोजन की बात कर रही है तो Z इज इक्वल टू 1 है। विल हाइड्रोजन रिमेन इन मॉलिक्यूल फॉर्म एट दिस टेम्परेचर, क्या हाइड्रोजन मोलिकुलर फॉर्म में रहेगा इस टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर आएगा वो बतानी है। तो देखो अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो हमने पढ़ी है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, -13.6 ये लेते थे ना हम, 13.6 इंटू Z²/n²। जेड भी 1 है, एन भी 1 है, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन के लिए 13.6 होगी। अगर कुछ और मॉलिक्यूल होता, मान लो हीलियम होता तो जेड की जगह 2 रखते, और एन अगर ग्राउंड स्टेट होती तो एन 1 ही होता। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से 13.6 आ गई, तो ये एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, दोनों को इक्वेट करें एक बार। 13